गैमेट स्टडी सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग यूपी पीजीटी परीक्षा में इतिहास विषय में आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम लोग वर्ष 2003 के प्रश्नों पर डिस्कशन की दूसरी क्लास में सम्मिलित होंगे। पहली क्लास में हम लोगों ने प्रारंभ के 30 प्रश्नों पर डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग जो है उसके आगे प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 60 पर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन में हम लोगों का प्रयास ये रहेगा एथेंटिक उत्तर को खोजा जाए तथा उस प्रश्न और उस उत्तर से जुड़े हुए अन्य प्रश्न क्या बन सकते हैं उन पर विचार विमर्श किया जाए। तो आइए हम लोग आज के पहले प्रश्न और वर्ष 2003 के प्रश्न संख्या 31 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी थे? नंबर 1 विकल्प है कनिष्क, नंबर 2 है हुविस्क, नंबर 3 है समुद्रगुप्त, नंबर 4 है स्कंदगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? स्कंदगुप्त होगा। अब क्या कह रहा है कि सबसे भारी सोने के सिक्के वजन में सबसे ज़्यादा किसके भारी थे? तो अब हमको ये समझना होगा कि जो गुप्त काल में सोने के सिक्के चलते थे उनका क्या नाम था। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया? फिर गुप्त काल में जो सबसे भारी सोने का सिक्का स्कंदगुप्त का है उसका वजन कितना था और कब परिवर्तित हुआ। आइए उन सब पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गुप्त शासकों ने जो है सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए और गुप्त शासकों के समय में जो सोने का सिक्का था उसको दीनार कहते थे। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त शासकों के सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? दीनार। ये लिखा हुआ है। प्रारंभ में ये सिक्के कुषाणों के मानक के अनुसार थे, परंतु बाद में बढ़ाकर इनका वजन जो है 144 ग्राम कर दिया गया। यद्यपि देखिए कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलवाए ना। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? कुषाणों ने चलवाए शुद्ध सिक्के, परंतु सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय गुप्तों को प्राप्त है। सबसे ज्यादा सोने के सिक्का चलाने का श्रेय गुप्तों को प्राप्त है। परवर्ती गुप्त मुद्राओं का वजन बढ़ता गया किंतु उसमें सोने का अंश घटता गया, शुद्धता कम होती गई। प्रारंभिक सोने का सिक्का कुमार गुप्त द्वारा इस्तेमाल किए गए पुराने वजन मानक पर था जो 8.4 ग्राम था। कितना था? 8.4 ग्राम था। स्कंदगुप्त ने अपनी मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन किया, पुराने दिनार मानक से नए स्वर्ण मानक पर स्विच किया जिसका वजन 9.2 ग्राम था। यही सबसे भारी सोने का सिक्का था। समझ में आ गया होगा ना? सबसे भारी सोने का सिक्का स्कंदगुप्त ने चलाया था। चलें, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्य काल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख है? प्रश्न 1 है मथुरा, प्रश्न 2 है भीतरी, प्रश्न 3 है जूनागढ़, प्रश्न 4 है सांची। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? भीतरी अभिलेख है। हम लोगों ने वर्ष 2000 में प्रश्न किया था कि हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ, और यहाँ क्या पूछा जा रहा है? अब देखिए उसी से जुड़ा हुआ है ना प्रश्न कि किस स्तंभ लेख में किसमें पता चलता है। इसमें देखिए भीतरी स्तंभ लेख में हूण जो कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। और स्कंदगुप्त के समय जिस हूण आक्रमण की हम लोग बात करते हैं उसका नेता था खुसे नवाज। अब इसके संबंध में और डिटेल से समझना है तो हम लोगों को पीजीटी 2000 में भाग 2
मतलब जो तीसरी क्लास थी उसमें प्रश्न संख्या 74 को फिर से हम लोग प्लेलिस्ट में जा करके देखें, पीजीटी प्लेलिस्ट में गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के, वहाँ पर डिटेल में इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सबू कफूरिया और कतरिया नामक वर्गों में विभाजित किया है क्षत्रियों को? विकल्प नंबर 1 है इब्न खुर्दादब, नंबर 2 है अल बेरूनी, विकल्प नंबर 3 है सुलेमान, विकल्प नंबर 4 है अल मसूदी, और इसमें जो है सही उत्तर क्या होगा? इब्न खुर्दादब। अब देखिए मामला आता है क्षत्रियों को सबू कफूरिया और कतरिया में बांटने का, तो गुप्तोत्तर काल में हम आएंगे तो एक अवधारणा आती है आपद धर्म की। आपद धर्म में होता है कि हमें पता है सभी वर्णों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके कार्य बटे हुए थे। ब्राह्मण वेदों के बारे में, शिक्षा के बारे में काम करता था, क्षत्रिय रक्षा करते थे, वैश्य व्यापार करते थे, शूद्र सेवा करते थे। लेकिन आपद धर्म व्यवस्था में हुआ, अगर विपरीत और विकट परिस्थितियां आती हैं तो अपने वर्ण के कार्य को छोड़ करके वो दूसरे वर्ण का भी कार्य कर सकता है। उसी से संबंधित यह है कि क्षत्रिय को 2 वर्ग में बांट दिया गया, सबू कफूरिया और कतरिया बताया उन्होंने, इब्न खुर्दादब ने। और जो सबू कफूरिया को बताया क्षत्रिय हैं, और कतरिया को अलतेकर महोदय ने बताया कि ये जो है क्षत्रियों के लिए निश्चित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य भी किया करते थे। तो आइए उसको हम लोग एक बार समझ लें। खुर्दादब अब्बासी खलीफा के समय में एक नौकरशाह एवं भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने प्रशासनिक भूगोल की अरबी में पुस्तक लिखी है अल मसालिक वल ममालिक। और ये जो प्रतिहार शासक थे मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आए हुए थे इब्न खुर्दादब। इब्न खुर्दादब ने क्षत्रियों को 2 वर्गों का उल्लेख किया है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सबू कफूरिया और कतरिया में। अलतेकर महोदय के अनुसार सबू कफूरिया सद क्षत्रिय थे, जिसके अंतर्गत राजवंश आते हैं, सामंत वंश वर्ग और योद्धा क्षत्रिय सम्मिलित थे। और कतरिया साधारण क्षत्रिय थे जो कृषि, व्यापार इत्यादि व्यवसायों से आजीविका चलाते थे। यहाँ पर धर्म की व्यवस्था आ गई कि नहीं? क्षत्रिय का काम क्या था? सुरक्षा करना, युद्ध करना, लेकिन वो क्या कर सकते थे? कृषि कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे और अपनी आजीविका चला सकते थे। आहार अभिलेखों में क्षत्रिय व्यापारी साहाक का उल्लेख मिलता है। आगे चलें। एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नंबर 1 याज्ञवल्क्य की स्मृति में, नंबर 2 ओसनम स्मृति में, नंबर 3 नारद स्मृति में, नंबर 4 पराशर स्मृति में। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओसनम स्मृति। आप कहेंगे नहीं, सबसे पहले उल्लेख तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। तो देखिए इसमें प्रश्न में कह रहा है एक जाति के रूप में कायस्थ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है, राइट। बट ओसनम स्मृति में एक जाति के रूप में, एक जाति के रूप में कायस्थ शब्द मिलता है। समझ गए दोनों में डिफरेंस? अगर ये पूछा जाता है कायस्थ शब्द सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है तो याज्ञवल्क्य आएगा, लेकिन एक जाति के रूप में अगर पूछता है तो गुप्तोत्तर काल की एक स्मृति है ओसनम स्मृति, वह उत्तर आएगा। समझ गए? आगे चलें। देखिए कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है, बात हो गई। परंतु एक जाति के रूप में कायस्थों का प्रथम उल्लेख गुप्तोत्तर कालीन रचना ओसनम स्मृति में मिलता है, राइट। आगे चलें।
पूर्व मध्यकाल में बढ़ते हुए भूमि अनुदानों से संबंधित कागज पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए लिपिकों के एक विशिष्ट वर्ग का आविर्भाव हुआ, जिसे कायस्थ नाम दिया गया। पूर्व मध्यकाल गुप्तोत्तर काल में जब भूमि अनुदान बढ़े थे ना, तो भूमि के कागजात को सुरक्षित रखने के लिपिकों के वर्ग का आविर्भाव हुआ। ठीक, पहले क्या कौन करता था ये काम? पहले उच्च वर्गों के शिक्षित लोग जनता के राजस्व तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के निमित्त नियुक्त किए जाते थे। उच्च वर्ग के लोग। कायस्थ वर्ग परंपरागत लिपिकों तथा लेखकों का वर्ग था। साहित्यिक तथा अभिलेखी प्रमाणों से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी तक कायस्थ शब्द का प्रयोग राजकीय उपाधि या पद के लिए किया जाता था। 8वीं शताब्दी तक राजकीय उपाधि या पद के लिए किया जाता था। अब 9वीं शताब्दी में आते हैं। 9वीं सदी के लेखों में विभिन्न कायस्थ कुलों, गौड़, माथुर, श्रीवास्तव, निगम आदि का उल्लेख पाते हैं। क्रमशः इन कुलों ने जाति का रूप धारण कर लिया और अलग जाति बन गई। क्लियर? आगे, कायस्थों द्वारा उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त कर लिए जाने के कारण ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त हो गया, क्योंकि उच्च प्रशासनिक पद और सामाजिक हैसियत ब्राह्मणों की थी। उनको रिप्लेस करके कायस्थों ने प्राप्त किया। इससे हुआ क्या? ब्राह्मणों की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। ब्राह्मण कायस्थों के प्रतिद्वंदी बन गए तथा उन्हें शूद्र घोषित किया। समझ गए? कुछ ब्राह्मण लेखकों ने उनका चित्रण प्रजापीड़क के रूप में किया है कि भूमि के अभिलेख को इधर उधर कर देते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और प्रजा का उत्पीड़न करते हैं, लगान की वसूली करते हैं। इसलिए इनको प्रजापीड़क के रूप में कुछ लेखकों ने किया है। राज तरंगिणी में इस जात की निंदा की गई है। प्रश्न पूछ देगा, कायस्थों की निंदा किस ग्रंथ में की गई है? विकल्प में राज तरंगिणी रहेगा। आपको सही उत्तर उस पर टिक करना है। आगे चलें। किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्री मार विजयोतिंग वर्मन को नागपट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी? विकल्प 1 राजेंद्र प्रथम, विकल्प 2 विजयालय, विकल्प 3 राजराज प्रथम, विकल्प 4 सुंदर चोल। तो सही उत्तर क्या होगा? राजराज प्रथम। आइए इसको समझते हैं। राजराज प्रथम 985 से 1015 ईस्वी। श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्री मार विजयोतिंग वर्मन को नागपट्टनम में एक विहार बनवाने के लिए उत्साहित किया। स्वयं एक विष्णु मंदिर वहां पर बनवाया और बौद्ध विहार को ग्राम दान में दिया, ताकि वह विहार बन सके और संचालित हो सके। ये तो हुआ जो हमारा प्रश्न था उसका उत्तर। लेकिन इससे पहले 2000 में भी एक प्रश्न पूछा गया है यूपीपीजीटी में, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय राज्य को सर्वप्रथम किसने जीता था? तो उसका उत्तर था राजेंद्र प्रथम। 1015 से 1044 ईस्वी ने भारतीय उपमहाद्वीप की विजय के उपरांत दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया। उसने श्री विजय या शैलेंद्र राज्य को जीतने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना भेजी। श्री विजय या शैलेंद्र राज्य के अंतर्गत आता था मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा और अन्य द्वीप सम्मिलित थे। उनका अभियान पूर्णतः सफल रहा। शैलेंद्र शासक संग्राम विजयोतिंग वर्मन पराजित हुआ। यहाँ था श्रीमार विजयोतिंग वर्मन, यहाँ कौन है? संग्राम विजयोतिंग वर्मन पराजित हुआ तथा बंदी बना लिया गया। चोल सेना ने कडारम श्री विजय को जीत लिया। शैलेंद्र नरेश ने चोल शासक की अधीनता में रहने का वचन दिया। इस आश्वासन पर उसका राज वापस लौटा दिया गया। इस सैन्य अभियान का विवरण तिरुवालंगाड़ु ताम्रपत्र में मिलता है। समझ गए? अब हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 36। चोलों के स्थानीय
स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरू अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है ना। विकल्प नंबर 1 है राजराज प्रथम, विकल्प नंबर 2 है विजयालय, विकल्प नंबर 3 है सुंदर चोल, विकल्प नंबर 4 है परांतक। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? परांतक। परांतक प्रथम के उत्तर मेरू अभिलेख से हमको चोलों के ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आइए उसको समझ लें। इस तरह के प्रश्न इससे पहले भी पूछे गए हैं। आइए देख लेते हैं इसको डिटेल में और क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं ताकि हम परीक्षा में गलत ना करें। चोल शासन की विशिष्टता उसकी स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में दिखाई देती है। अभी हम लोग जो प्रश्न का उत्तर यहाँ निकलेगा, परांतक प्रथम के उत्तर में अभिलेख से स्थानीय स्वशासन तथा ग्राम प्रशासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है ना। परांतक प्रथम। अब गांव में मुख्यतः 2 प्रकार संस्थाएं थी, एक थी उर, दूसरी सभा या महासभा। उर क्या था? सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी जिसके बैठकों में सभी ग्रामवासी शामिल होते थे। परीक्षा में पूछा जाएगा सर्वसाधारण की सभा कौन सी थी ना। उर का शाब्दिक अर्थ होता है पुर। इसकी कार्यकारिणी समिति को आलुंगणम कहा जाता है। पूछेगा उर की कार्यकारिणी समिति को क्या बोलते हैं? आलुंगणम। दूसरा है सभा या महासभा या अग्रहार ग्रामों, ऐसे गांव जो ब्राह्मणों को दान में दिए गए हैं उसकी सभा होती थी। सभा की यहाँ भी सीमित थी जिसको बारियम कहा जाता था। और बारियम का सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित की गई थी। 35 से 70 वर्ष का होना चाहिए, 1.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए, अपनी भूमि पर भवन होना चाहिए और वैदिक मंत्रों का ज्ञान रखने की योग्यता अगर है तो वही व्यक्ति जो है बारियम का मेंबर या बारियम का सदस्य बन सकता है। ठीक, आगे चलें। महासभा को पेरुगुर्री, उसके सदस्यों को पेरुमक्कल तथा समिति के सदस्यों को पेरू कक्कल कहा जाता था। सभा की बैठक में कहाँ होती थी? गांव के मंदिर, पेड़ के नीचे या जलाशय के किनारे होती थी। नगरों में भी व्यापारियों की सभाएं होती थी। नगरों व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सभा थी। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही सम्मिलित किया जाता था। इन्हें मणिग्रामम या बलिंजियर आदि नामों से भी जाना जाता था। मणिग्रामम या बलिंजियर क्या है? ये नगरम है, व्यापारियों की सभाएं हैं। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 37। किस चोल शासक को सुंगम तबित चोल, करों को हटाने वाला की उपाधि मिली है? विकल्प नंबर 1 राजराज प्रथम, विकल्प नंबर 2 है राजेंद्र प्रथम, विकल्प नंबर 3 है परांतक प्रथम, विकल्प नंबर 4 है कुलोतुंग प्रथम। तो पूछ क्या रहा है? सुंगम तबित चोल माने करों को हटाने वाला कौन सा चोल है? उसका सही उत्तर क्या है? कुलोतुंग प्रथम है। आइए देखते हैं। कुलोतुंग प्रथम जो है 1070 से 1120 ईस्वी में शासन किया था। इसने राजराज प्रथम की तरह भू राजस्व के लिए भूमि का पुनः सर्वेक्षण कराया। प्रश्न एक बार पूछा गया है कि भूमि की माप सर्वप्रथम किसने करवाया था? तो एक था राजराज प्रथम ने करवाया था भूमि की माप और दूसरा किसने करवाया था? कुलोतुंग प्रथम ने। क्लियर? उसने व्यापार की प्रगति में बाधक चुंगियों तथा तटकरों को समाप्त किया, जिस कारण से उसे सुंगम तबित चोल अथवा करों को हटाने वाला कहा जाता था। आपके प्रश्न का उत्तर ए है। अब कुलोतुंग प्रथम के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान ली जाए। कुलोतुंग प्रथम द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों में उसकी कुछ और उपाधियां मिलती हैं। कटय कोंड चोलन, मलेनड कोंड चोलन। कटय कोंड चोलन, मलेनड कोंड चोलन की उपाधियां किसकी है? कुलोतुंग प्रथम की है। दूसरा, व्यापार के लिए
बहुत सक्रिय था कि व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए। तो चीनी स्रोतों से पता चलता है कि 1077 ईस्वी में कुलोत्तुंग प्रथम ने 92 व्यक्तियों का एक दूतमंडल चीन भेजा था, जो एक व्यापारिक शिष्टमंडल था जिसने तमिल व्यापार के लिए चीन से अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। समझ रहे हैं? तो चीन भी 92 सदस्यीय एक दूतमंडल भेजा था ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके। कुलोत्तुंग के समय से ही चोल चालुक्य वंश की शुरुआत होती है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 38, कश्मीरी कवि कल्हड़ ने राजतरंगिणी ग्रंथ किसके शासनकाल में पूरा किया? एक है श्रीहर्ष, दूसरा है ललितादित्य मुक्तापीड, तीसरा क्या है जयसिंह, चौथा क्या है अवंती वर्मन। ये कह रहा है कि पूरा किया ना। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पूरा किया। पूरा इसने क्या किया है? जयसिंह के समय में। लोहार वंश के शासक थे कौन? जयसिंह, इनके समय में किया है। आइए देख लेते हैं। कल्हड़ ने राजतरंगी की रचना कश्मीर के लोहार वंश के जयसिंह 1127 से 1159 के शासनकाल में पूरी की। पहली बात। और कल्हड़ हर्ष का आश्रित था। कश्मीर के शासक थे हर्ष, उनका आश्रित था। वह हर्ष को कल्हड़ तुरुस्क कहता था। क्या कहता था? तुरुस्क कहता था। और हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। कल्हड़ तो उनको तुरुस्क कहता था हर्ष को, लेकिन हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। इसमें कश्मीर का इतिहास महाभारत काल से वर्णित है। समझ में? कब से? महाभारत काल से। इसमें कुल 8 तरंग हैं, 8000 के लगभग श्लोक हैं और इसकी रचना महाभारत शैली में की गई है। समझ रहे हैं? यह ऐतिहासिक घटनाओं का संस्कृत भाषा में तिथि क्रमानुसार क्रमबद्ध लेखन का प्रथम प्रयास था। इसीलिए प्रथम सफल प्रयास था। राजतरंगिणी का महत्व बहुत अधिक इसीलिए है। कल्हड़ के विवरण में निष्पक्षता है। वह शासकों के गुणों के साथ साथ अवगुणों का स्पष्ट उल्लेख करता है। राजकीय कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी वर्णन करता है। वह इसलिए किसी परीक्षा में पूछा गया है कि राजकीय कर्मचारियों के व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन कौन करता है, उसमें राजतरंगिणी है। ठीक। कल्हड़ ने कहां तक किया था? 1127 से 1159 तक, लोहार वंश के जयसिंह के काल तक। बाद में जोनराज, किसने? जोनराज ने द्वितीय तरंगिणी, उनके शिष्य श्रीवर ने और फिर प्रज्ञाभट्ट ने उसको पूरा किया द्वितीय तृतीय तरंगिणी के नाम से। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था। विकल्प नंबर 1 है सुबुक्तगीन, 2 है अलप्तगीन, नंबर 3 है मोहम्मद बिन कासिम और नंबर 4 है महमूद गजनवी। तो कौन है भाई बताइए? हाँ चलिए, सुबुक्तगीन है। आइए देखते हैं। यामनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। 972 ईस्वी में अलप्तगीन के गुलाम पिराई ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। उसके समय में हिंदू शाही शासक जयपाल ने पिराई के समय में अपने पुत्र के नेतृत्व में एक सेना आक्रमण करने के लिए भेजी, क्योंकि जयपाल का मानना था कि अपनी सीमा पर एक शक्तिशाली शासक शक्तिशाली इस्लामी राज्य की स्थापना होने नहीं देना चाहता था। समझ गए? जागरूक था वो। सुबुक्तगीन हिंदुओं की उस सेना पर, जो पिराई के समय जयपाल की सेना थी, अचानक आक्रमण करके उसे परास्त कर दिया। इससे उसके सम्मान में वृद्धि हुई और पिराई को गद्दी से हटाकर अपना अधिकार कर लिया सुबुक्तगीन ने।
सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। उसने हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। तो हमारे प्रश्न का उत्तर यही है कि पहला जो है तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया, वह कौन था? सुबुक्तगीन। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया? नंबर 1 पृथ्वीराज चौहान, नंबर 2 जयचंद, नंबर 3 भीमद्वितीय, नंबर 4 जयपाल। 1194 से पहले 1191, 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। तो इसमें उत्तर क्या है? जयचंद है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तराइन का जब द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ तो ऐबक वापस चला गया था और अपने भारतीय प्रदेशों का सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक को बना करके मोहम्मद गोरी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद वापस चला गया था। लेकिन फिर वह 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आता है। उत्तर भारत में कन्नौज का राज्य बहुत शक्तिशाली माना जाता था। उसके राजा जयचंद की पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता थी। इस कारण से उसने गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज को सहायता नहीं दी थी। यह बात हो रही है तराइन के युद्ध में। तराइन के युद्ध में जयचंद ने सहायता नहीं दी। अब जयचंद पर अटैक हो रहा है तो सहायता के लिए कोई तैयार नहीं है। कन्नौज और इटावा के बीच में चंदावर नामक स्थान पर गोरी से उसका युद्ध हुआ। जयचंद युद्ध में मारा गया और राजपूतों की पराजय हुई। गोरी ने आगे बढ़कर वाराणसी लूटा। जयचंद के राज्य के सभी प्रमुख स्थानों पर अधिकार कर लिया। इस विजय के बाद उत्तर भारत में गोरी का मुकाबला करने के लिए अन्य कोई शक्तिशाली राजा बाकी ना रहा और तुर्कों के लिए बिहार और बंगाल विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसलिए चंदावर का युद्ध महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतिम शक्तिशाली शासक था उत्तर भारत में जो तुर्कों का मुकाबला कर सकता था। आगे चलें। 41 कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? 1 है लाहौर, 2 है दिल्ली, विकल्प नंबर 3 है कन्नौज, विकल्प नंबर 4 है आगरा। इसका सही उत्तर क्या है? लाहौर है। आइए देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में हम लोग इससे पहले भी की क्लासों में चर्चा कर चुके हैं क्योंकि इसके संबंध में प्रश्न आ चुका है कि दास्ता से मुक्ति कब मिली थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो हम लोग जो है 1208 की चर्चा की है तो उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कोई प्रश्न आए उसको हम लोग सही कर सकें। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी के पुत्रों से खरीदा था। ऐबक की योग्यता के कारण गोरी ने उसे अमीर अखूर अश्वशाला का प्रमुख बनाया था जो बहुत महत्वपूर्ण पद था क्योंकि युद्ध में अश्व महत्वपूर्ण थे और अश्वशाला का जो प्रमुख था उसका भी पद बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि लड़ाई के लिए अश्वों की आवश्यकता पड़ती थी। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद 1192 में गोरी ने अपने मुख्य प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। अभी हम लोग चंदावर वाले में बात किए थे। 1194 में कन्नौज के शासक जयचंद से चंदावर नामक स्थान पर युद्ध किया गया, तब भी ऐबक था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु की सूचना पाकर लाहौर के नागरिकों के आमंत्रण पर ऐबक ने लाहौर पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की अपितु केवल मलिक, किसकी? मलिक और सिपाह सालार की पदवियों से संतुष्ट रहा जो उसे गोरी ने प्रदान किया था। गोरी ने ये 2 उपाधि दी थी, वही उसने सत्ता प्राप्त करने के बाद भी रखी। ऐबक ने ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए।
बाद में गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। समझ रहे हैं, किसने सुल्तान स्वीकार किया? गियासुद्दीन ने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। यही प्रश्न था ना, समझ गए? ऐबक को दास्ता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मिली। ये पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। अब पूछा जाएगा, ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था, प्रथम तुर्क शासक था वह दिल्ली का। दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कौन था ना, पूछा जाएगा। मिन्हाज सिराज ने ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताया। वह लाखों में दान किया करता था तथा अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श की उपाधि किसकी है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। हसन निजामी फक्र मुदब्बिर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक प्रसिद्ध सूफी संत थे के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। तो कुतुब मीनार किसकी यादगार में बनवाई गई है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। किसने प्रारंभ किया? ऐबक ने। किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 42 है, तुर्कान चहलगनी का संबंध किस तुर्क शासक से था ना? विकल्प 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प नंबर 2 इल्तुतमिश, विकल्प नंबर 3 नसीरुद्दीन महमूद, विकल्प नंबर 4 है बलबन। तो तुर्कान चहलगनी का संबंध किससे था? इल्तुतमिश से। विकल्प नंबर 2 सही है। अब हम लोग समझ लें ये तुर्कान चहलगनी है क्या, इल्तुतमिश को क्या जरूरत पड़ गई इसका गठन करने का, है कि नहीं? आइए, तुर्कान चहलगनी का संबंध इल्तुतमिश से है, बात हो गई। आरंभ में ही कुछ कुतुबी, जब उसने इल्तुतमिश ने सत्ता ग्रहण की, कुतुबी माने कुतुबुद्दीन ऐबक के, मुइज़्ज़ी माने मोहम्मद गोरी के सरदारों ने इल्तुतमिश के सिंहासन पर बैठने का विरोध किया। इसने देखा कुछ अमीर हैं, कुछ सरदार हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम हैं और मोहम्मद गोरी के गुलाम रहे हैं, ये उसकी सत्ता पर बैठने का विरोध किया। इल्तुतमिश ने उनके विद्रोह को समाप्त किया, परंतु वह कभी भी उन पर पूर्ण विश्वास न कर सका। इस कारण से उसने अपने गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जो तुर्कान चहलगामी या 40 गुलाम सरदारों के गुट के नाम से विख्यात हुआ। ये सरदार, ये गुलाम सरदार जो थे उसी के द्वारा खरीदे गए थे। उन्हें राज्य में प्रतिष्ठित पद प्रदान किए गए और प्रशासन में उनसे सहयोग लिया गया। इस कारण इल्तुतमिश के प्रति सर्वदा वफादार रहे। तो तुर्कान चहलगनी या 40 गुलाम सरदारों का गुट, इसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। वह क्यों? क्योंकि ऐसे वफादार गुलाम सरदारों को अपने आसपास रखना चाहता था, अपने सल्तनत का विस्तार करना चाहता था, उस पर निर्भर रह सकता था जो उसी के प्रति स्वामिभक्त हों। आगे चलें। मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ? विकल्प नंबर 1 इल्तुतमिश, विकल्प नंबर 2 है बलबन, विकल्प नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर 4 है शेर शाह। बताइए, इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश नंबर 1। आइए देखते हैं। मंगोलों के नेता चंगेज खां, ईरान के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़म के संपूर्ण राज्य को जीत लिया, तहस नहस कर दिया। तो मोहम्मद ख्वारिज़म शाह कहीं भाग गए और उनका बेटा जो है जलालुद्दीन मंगवरनी भागकर भारत की ओर आया। जब जलालुद्दीन मंगवरनी भारत की ओर से आया तो
1221 ईस्वी में चंगेज खां भी उसका पीछा करते करते सिंधु नदी के तट पर आ गया। सिंधु नदी के तट से इल्तुतमिश की राज्य की सीमा थी, तो वहां रुक गया। उसने सल्तनत की सीमा का सम्मान किया। जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से हेल्प मांगी, सहायता मांगी, लेकिन जो है इल्तुतमिश ने जो है सहायता नहीं दी। और 1224 ईस्वी में मंगबरनी ईरान चला गया, वापस चला गया। चंगेज खां ने भी सिंधु नदी के पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार नहीं किया। इस तरह से मंगोल आक्रमण का संकट टल गया। अगर यद्यपि इतिहास अगर मगर पर नहीं चलता है, लेकिन अगर हम मान लें इल्तुतमिश जो है मंगबरनी का सहायता करता, तो चंगेज का सामना करना नव स्थापित सल्तनत के लिए संभव नहीं था। इस प्रकार से इल्तुतमिश की दूरदर्शिता ने तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। तो इस प्रश्न में जो भी चीजें दिख रही हैं, तो पहला आक्रमण होने की एक संभावना थी, आक्रमण हुआ नहीं था, और इसलिए इसका सही उत्तर इल्तुतमिश होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। विकल्प नंबर 1 शाह तुर्कान, विकल्प नंबर 2 रजिया, विकल्प नंबर 3 माहम अनगा, विकल्प नंबर 4 जीजी बेगम। सबको पता है इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? रजिया होना चाहिए। सबको पता है इसका उत्तर रजिया होना चाहिए, इसलिए विकल्प नंबर 2 सही है। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। हुआ क्या कि इल्तुतमिश ने यह इच्छा प्रकट की थी, उसकी मृत्यु के बाद जो है गद्दी उसकी बेटी रजिया को मिले, लेकिन सरदारों अमीरों ने मिल करके रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी सौंप दी थी। और जो उसकी इच्छा की अवहेलना थी वह विलासी प्रकृति का था, इसलिए संपूर्ण जो है शासन सत्ता का संचालन उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में चला गया, जो एक दासी थी और आतंक से शासन शुरू किया। जब उसने आतंक से शासन शुरू किया तो राज्य में अराजकता फैली और मलिकों के चारों ओर होने वाले विद्रोह का लाभ रजिया ने उठाया। और लाल वस्त्र, कैसा वस्त्र? लाल वस्त्र। एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि न्याय मांगने वाले के लिए कौन सा रंग उसमें था? लाल वस्त्र पहनकर, जो उन दिनों न्याय की याचना करने वाले पहनते थे। उसने नमाज के लिए एकत्रित जनता से सहायता मांगी। जनसमूह ने महल पर आक्रमण करके शाह तुर्कान को कैद कर लिया। सेना तथा अमीर रजिया से मिल गए। समझ गए? रजिया ने उचित अवसर देखकर सत्ता पर अधिकार कर लिया तथा 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनी, यही प्रश्न था ना, तथा पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर निर्णय लिया। क्लियर? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 45, खिजराबाद किस एक स्थान का परिवर्तित नाम है? विकल्प नंबर 1 रणथंबोर, विकल्प नंबर 3 एलिचपुर, विकल्प नंबर 4 चित्तौड़, विकल्प नंबर 5 मारवाड़। तो सही क्या होगा? विकल्प नंबर 3 चित्तौड़ इसमें सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं। राजपुताना में अलाउद्दीन खिलजी की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी चित्तौड़ की, जो 1302-3 ईस्वी की थी। इस विजय में अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ गया था, अमीर खुसरो भी उसके साथ था। उसने इस अभियान का विस्तृत वर्णन किया है। समझ रहे? चित्तौड़ पर। चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था। अलाउद्दीन के साथ उसकी कोई शत्रुता नहीं थी, परंतु रणथंभौर के जीतने के बाद चित्तौड़ को जीतना आवश्यक उसको लगा अलाउद्दीन को। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन का उद्देश्य चित्तौड़ की रानी पद्मावती को प्राप्त करने का था, इसलिए युद्ध हुआ, जिसकी सुंदरता की चर्चा उसने सुनी थी अलाउद्दीन ने। यह विवरण अनैतिहासिक है और किंवदंतियों तथा काल्पनिक कथाओं पर आधारित है। स्वयं पद्मावत में भी स्पष्ट है कि कथा काल्पनिक है।
तो जो पद्मिनी रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन की कथा है और काल्पनिक है, वह भी एक कारण कुछ लोग, कुछ इतिहासकार मानते हैं। चित्तौड़ का वास्तविक महत्व सामरिक था। उसने व्यक्तिगत रूप से अभियान का संचालन किया। अंततः रतन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया और अपने बेटे के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। यही है ना प्रश्न, आपका जो प्रश्न था, खिजराबाद किसका नाम रखा था? चित्तौड़ का, और अपने पुत्र खिज्र खां के नाम से। अलाउद्दीन खिलजी की इस सफलता से प्रभावित होकर कुछ छोटे छोटे राजपूत राज्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया। समझ गए? आगे चले। क्वेश्चन नंबर है 46। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है। विकल्प नंबर 1 फुतूह उस सलातीन, नंबर 2 खजाइनुल फुतूह, नंबर 3 तबकाते नासरी, नंबर 4 तारीखे फिरोज शाही। तो कह रहा है कि विस्तृत जानकारी का, ये सभी में जानकारी मिलती है, लेकिन विस्तृत डिटेल में जानकारी कहाँ मिलती है? तारीखे फिरोज शाही में। ये किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी की है। आइए समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण उसका मूल्य निर्धारण योजना अथवा बाजार नियंत्रण नीति थी। इस योजना के संबंध में मुख्य रूप से जानकारी मिलती है जियाउद्दीन बर्नी की तारीखे फिरोज शाही से। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और चीजें जान ली जाएं। इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो की खजाइनुल फुतूह में भी इसकी जानकारी मिलती है। इसामी की फुतुहात सलातीन में भी इसकी जानकारी मिलती है। बर्नी की एक और रचना है फतवा जहांदारी, उसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। हमीमुद्दीन की रचना है खैहुल मजालिस, इसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। मोरक्को निवासी इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत रहला में भी इसकी जानकारी मिलती है। जानकारी तो इतनी जगह से मिलती है, लेकिन विस्तृत और मुख्य रूप से जानकारी कहाँ से मिलती है? जियाउद्दीन बर्नी की तारीखे फिरोज शाही में। बर्नी के विवरण से ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 7 आर्थिक विनियमन जारी किए। उनको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। नंबर 1 सभी प्रकार के अनाजों के मूल्य निर्धारित किया, निर्धारण। दूसरा विनियमन, मंडी या अनाज बाजार में एक अधीक्षक के रूप में साहना की नियुक्ति। नंबर 3 दोआब क्षेत्र में अनाज के माध्यम से लगान की वसूली। नंबर 4 अनाज को दिल्ली तक लाने की व्यवस्था। नंबर 5 अनाज सस्ता खरीद कर महंगा बेचने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई। नंबर 6 लगान वसूली की समुचित व्यवस्था तथा निर्धारित मूल्य पर सरकारी अधिकारियों को अनाज खरीदने की सुविधा। मंडी नंबर 7 या अनाज के बाजार के दैनिक क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन और गुप्तचरों की नियुक्ति। समझ रहे हैं? चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 है पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत के सुल्तान ने किया? विकल्प नंबर 1 मुबारक शाह खिलजी, विकल्प नंबर 2 खुसरो शाह, विकल्प नंबर 3 है मोहम्मद तुगलक, विकल्प नंबर 4 है कोई नहीं। पैगंबर के सेनापति की उपाधि, देखिए इसमें जो सही उत्तर है वो 2 है खुसरो शाह। अभी समझा जाए खुसरो शाह है कौन हो, कब आया है? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक सेनापति था खुसरो शाह, और बाद में मुबारक शाह के समय प्रभावी हो जाता है और इसने मुबारक शाह खिलजी की हत्या भी की है। तो इसके संबंध में हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति नसीरुद्दीन की उपाधि ग्रहण की। 1317 में देवगिरी पर दिल्ली के नियंत्रण को फिर से स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जब जो है देवगिरी पर दूसरा अभियान हुआ है तो उसमें खुसरो शाह रहा है। खुसरो शाह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और 1320 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या कर दी थी। और भारतीय मुसलमान था, धर्मांतरित मुसलमान था, जो इतने ऊंचे पद पर पहुंचा था। इसलिए जो
इसलिए जो है अन्य मुसलमान जो है उसकी आलोचना करते थे। वह धर्मांतरित भारतीय मुसलमान था, उसके शत्रुओं ने उसके लिए, उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु था, इस्लाम खतरे में, एक नारे लगवाए थे। इसके खुसरो शाह के विरोध में उसको विरोधियों ने कहा था इस्लाम का शत्रु है, इस्लाम इससे खतरे में है। और इसकी हत्या किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, दीपालपुर के राज्यपाल गाजी मलिक ने करके 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली सिंहासन पर बैठा और तुगलक वंश की स्थापना की। समझ गए? आगे चलें। निम्नलिखित में से किस शासक ने खुतों और मुकद्दमों के पुराने अधिकारों को बहाल किया? खुत और मुकद्दम होते थे। विकल्प नंबर 1 गयासुद्दीन तुगलक, नंबर 2 मोहम्मद तुगलक, नंबर 3 फिरोज शाह तुगलक, नंबर 4 सिकंदर लोदी। सही उत्तर क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक। खुत और मुकद्दम के अधिकार को लैप्स कर दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी आए थे। खिलजी उन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने उनके अधिकार को वापस कर दिया था। इसको हम लोग देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश के स्थापना की भी चर्चा हम लोग की है। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर था गयासुद्दीन, गाजी मलिक के नाम से जानते हैं। किसानों की स्थिति में सुधार करना और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना उसके दो मुख्य उद्देश्य थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई भूमि लगान तथा मंडी संबंधी नीति के पक्ष में वह नहीं था। उसने मुकद्दम तथा खुतों को उनके पुराने अधिकार वापस कर दिए, जिसमें वो राजस्व की वसूली करते थे। लगान निश्चित करने में उसने बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली बंद करवा दी। भू राजस्व की दर को 1/3 कर दिया। जो 1/2 कर दी गई थी उसको कितना कर दिया? 1/3 कर दिया, 1/3। तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला सुल्तान था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए सर्वप्रथम किसने करवाया? अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत गयासुद्दीन उदारता की नीति अपनाई। बरनी उस नीति को रस्म मियान अथवा मध्यपंथी नीति कहता है। गयासुद्दीन तुगलक की नीति को बरनी क्या कहता है? रस्म मियान कहता है। इसका मतलब होता है मध्यपंथी नीति। अगला क्वेश्चन देखिए 49। दिल्ली दूर है का नारा किस सुल्तान से संबंधित है? प्रश्न नंबर 1 गयासुद्दीन तुगलक, नंबर 2 है मोहम्मद तुगलक, नंबर 3 है अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 4 है खुसरो शाह। इसके संबंध में वर्ष 2000 में भी सेम प्रश्न पूछा गया है यूपी पीजीटी में। इससे ही मिलता जुलता प्रश्न जो है 2002 में पूछा गया है। फिर देखिए 2003 में यही प्रश्न रिपीट कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर गयासुद्दीन तुगलक है, क्योंकि और ये दोनों मामले गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया जो है उसने क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको जौना खां भी कहते हैं, उनको आशीर्वाद दिया था और घोषणा की थी कि सुल्तान बनेगा। और गयासुद्दीन तुगलक ने 53 उलेमाओं के जो है कोर्ट में इनके खिलाफ जो है कहा था कि वर्जित गोष्ठियों में सम्मिलित होते हैं। यद्यपि जो है औलिया बरी हो गए थे। तो वह बंगाल अभियान में गया था गयासुद्दीन तुगलक। बंगाल अभियान से लौटते समय थट्टा में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके स्वागत की तैयारी की थी। और वहां पर एक दुर्घटना होने के कारण भवन गिरने से जो बनाया गया था
उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। और वह जो वहां से चला था बंगाल से, तो उसने कहा था कि मेरे पहुंचने पर दोनों के लिए जो है दिल्ली बहुत भारी पड़ जाएगी। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हनूज दिल्ली, कहा था कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, कि अभी दिल्ली बहुत दूर है और रास्ते में उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तो लोग यह मानते हैं कि संत के अभिशाप के कारण ही गैसुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। आगे चले, इसको देखिए 2000 में जो तीसरी क्लास हम लोगों ने किया था उसमें प्रश्न संख्या 100 पर जाकर आप लोग देखिएगा गवर्नमेंट स्टडी सेंटर की प्लेलिस्ट पर, तो आपको डिटेल में सब चीजें मिल जाएंगी। आगे चलें, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। नंबर 1 निकोलो कोंटी, नंबर 2 अब्दुल रज्जाक, नंबर 3 इब्न बतूता, नंबर 4 पायस। बताइए, ये तो बहुत फेमस प्रश्न है। हाँ, इब्न बतूता ये है। नंबर 3 विकल्प सही है। आइए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीका में मोरक्को का था। इब्न बतूता भारत आया, सुल्तान ने उसको काजी पद पर नियुक्त किया था अपने यहाँ। बाद में उसने चीन ही भेजा था। 1342 ईस्वी में सुल्तान का राजदूत बनकर चीनी शासक तोगन तिमूर के दरबार में हो गया था। किसके दरबार में? तोगन तिमूर, चीनी शासक। 1345 ईस्वी में मदुरा के सुल्तान के दरबार में भी रहा। इब्न बतूता की रचना सबको पता है, रेहला नामक पुस्तक में अपने यात्रा संस्मरणों का संकलन किया है। उसका वास्तविक नाम शेख फतह अबू अब्दुल्ला। क्या नाम था उसका वास्तविक? शेख फतह अबू अब्दुल्ला था। ये हमको जानना चाहिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर है 51, दीवाने अमीर कोही का संबंध किस क्षेत्र से है? नंबर 1 वित्त विभाग, नंबर 2 न्याय विभाग, नंबर 3 कृषि विभाग, नंबर 4 सैन्य विभाग। सही उत्तर क्या होगा? कृषि विभाग से। आइए देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कई नवीन योजनाएं चलाई थी। उसमें उसने एक किया था, दोआब में कर वृद्धि की थी। कर वृद्धि करने से हुआ क्या? वहां पर जो है विद्रोह हुए और किसानों की दशा खराब हुई। तो विद्रोह को दबाने के लिए दमन भी किया, लेकिन बाद में जब उसको वास्तविकता पता चली तो किसानों को बैल, खाद, ऋण इत्यादि उपलब्ध कराया। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उसने कृषि में सुधार की कोशिश की कि कृषि में कुछ नूतन कार्य किया जाए, तो जो उसके समय में नहीं हुआ था उससे पहले। तो उसने क्या किया, कृषि के विकास के उद्देश्य से एक नया विभाग दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना की और उसका जो मंत्री था अमीर कोही को नियुक्त किया। उसका उद्देश्य था राज्य की ओर से सहायता देकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना। एक आदर्श कृषि फार्म की व्यवस्था की गई जिसमें बदल बदल के फसलें उगाने की कोशिश की गई, मतलब सस्यावर्तन की विधियों का प्रयोग किया गया। सुल्तान की योजना असफल रही क्योंकि दोआब में जिस क्षेत्र को उन्होंने चुना था बंजर स्थान था। जो चुना गया था स्थान दोआब में वो बंजर था, इसलिए कृषि नहीं हो पाई। दूसरा, सुल्तान ने इसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों ने आवंटित धन का दुरुपयोग और गबन किया। 3 वर्ष के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया। तो यह जो प्रश्न था हमारा दीवाने अमीर कोही, वह कृषि विभाग से, कृषि से संबंधित था। आगे चलें, प्रश्न 52 है, गुल रुखी नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान था। विकल्प नंबर 1 सिकंदर लोदी, विकल्प नंबर 2 बहलूल लोदी, विकल्प नंबर 3 इब्राहिम लोदी, विकल्प नंबर 4 शाहजादा। सही उत्तर क्या है? सिकंदर लोदी। गुल रुखी या गुल रुख दोनों मिलता है, गुलरुख या गुलरुखी।
समझ रहे हैं? जैसे प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद के नाम से ना लिख करके अपने एक उर्दू नाम से कविता लिखते थे, उसी तरह सिकंदर लोदी भी है जो गुलरुखी के नाम से या गुलरुख के नाम से कविताएं लिखता था। ये देखते हैं, बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। वह उच्च कोटि का विद्वान एवं कवि था। वह दिलरुखी ना उपनाम से कविताएं करता था। गुलरुखी सिकंदर लोदी ने अपने दरबार में अनेक विद्वानों कवियों को प्रोत्साहन दिया, जिसमें ईरान के सिराजी, शेख अब्दुल्ला तथा शेख अजीजुल्लाह के नाम उल्लेखनीय हैं। सिकंदर लोदी के संरक्षण में औषधि शास्त्र का, आयुर्वेद का एक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया? मियां मूब ने किया, और उसका नाम था मदान उस सिफा ए सिकंदरी। क्या नाम था? मदान उस सिफा ए सिकंदरी या तिब्ब ए सिकंदरी या फरहंगे सिकंदरी था। यह ग्रंथ जो है सिकंदर लोदी को समर्पित था। सिकंदर लोदी के समय में संगीत का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा गया जिसे लज्जत सिकंदरी कहा गया। हमारा जो प्रश्न था ये गुलरुखी से संबंधित था, लेकिन और चीजें जो सिकंदर लोदी के संबंध पूछी जाती हैं उसमें एक है तिब्बे सिकंदरी या फरहंगे सिकंदरी वाला, लज्जत सिकंदरी, और है आगरा की स्थापना कब की गई? 1504 ईस्वी में। राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित करने, व्यापारिक मार्गों को नियंत्रण करने के लिए आगरा नगर की स्थापना की गई। वहां पर उसने एक किले का निर्माण कराया जिसे बादलगढ़ का किला नाम दिया गया, इस नाम से प्रसिद्ध है। देखिए इसमें बहुत बार पूछा जाता है आगरा की स्थापना किसने करवाई? सिकंदर लोदी ने। कब करवाई? 1504 ईस्वी में। अब एक प्रश्न कथन कारण पूछा जाता है कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कराई, और कथन था, कारण था राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। इस तरह से है, कथन कारण सही है और व्याख्या भी करता है। 1504 में तो उसने आगरा की स्थापना करवाई, लेकिन 1506 में अपनी राजधानी आगरा को सिकंदर लोदी ने बनाया। भूमि माप के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी का नाम सुना होगा, उसी के समय प्रारंभ हुआ जो 30 इंच का था। एक चीज और, मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद करवा दिया क्योंकि शुद्ध इस्लामिक परंपरा उसके हिसाब से नहीं थी। मस्जिदों को सरकारी संस्थानों का रूप प्रदान करके उसे शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। और एक महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगा दिया सिकंदर लोदी ने। एक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुसलमान धर्म समान रूप से पवित्र हैं। वो मुसलमान धर्म को पवित्र मान ही रहा था, हिंदू धर्म को ही पवित्र कह रहा था, इसलिए सिकंदर लोदी ने उसको फांसी दे दी थी, फांसी पर चढ़ा दिया था। सिकंदर लोदी के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से पूछे जा सकते हैं। आगे चलें। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था। नंबर 1 अलाउद्दीन बहमन शाह, नंबर 2 ताजुद्दीन फिरोज शाह, नंबर 3 महमूद गाबा, नंबर 4 मोहम्मद शाह प्रथम। इसका सही उत्तर क्या है? अलाउद्दीन बहमद शाह, विकल्प 1 सही है। दक्कन में अमीरान सदा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। साउथ में ये अमीरान सदा या अमीरान सदा, ये जो है 100 गांव के मुखिया होते थे और जो मोहम्मद बिन तुगलक की सेवा में थे। और दक्षिण का जो विद्रोह होता दक्षिण में, तो दबाने के लिए उन्हें भेजा जाता था, जहां पर पहुंचकर धीरे धीरे स्वतंत्रता का उपयोग करने लगे। उसी में देखिए हसन गंगू, ये जफर खां नामक सरदार, अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। कौन था? हसन गंगू या जफर खां नामक सरदार
अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह को उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में, बहुत पूछा गया कब बना है बहमनी साम्राज्य, 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। अलाउद्दीन बहमन शाह हो सकता है, हसन गंगू हो सकता है, जफर खां हो सकता है विकल्प में, तो यही सही उत्तर है। उसने गुलबर्गा को अपने नवस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया और गुलबर्गा का नाम उसने आसानाबाद रखा। उसने शासन के लिए साम्राज्य को 4 तरफ माने प्रांत में विभाजित किया। 4 प्रांत गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का तरफा सबसे महत्वपूर्ण था। इसी गुलबर्गा के तरफे में, गुलबर्गा के प्रांत में बीजापुर भी था। आगे बहमन शाह ने दक्षिण के हिंदू शासकों को अपने अधीन किया। अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नवीन प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया। समझ रहे, जजिया लेने से मना कर दिया। अपने शासन के अंतिम दिनों में बहमन शाह ने दाबुल पर अधिकार किया, गुजरात में है, जो पश्चिमी समुद्र तट पर बहमनी साम्राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। कहा जाता है कि वह अपने अर्ध पौराणिक ईरानी योद्धा बहमन शाह का वंशज मानता है। अलाउद्दीन बहमन शाह में उसने बहमन शाह इसलिए कहा क्योंकि ईरानी योद्धा बहमन शाह थे, वह उसका वंशज था, इसलिए खुद को बहमन शाह कहा। और जनश्रुतियों के अनुसार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वह जो है गंगू नामक ब्राह्मण का आश्रित था, तो उसने अपने आश्रयदाता गंगू ब्राह्मण के सम्मान में बहमन शाह, ब्राह्मण से बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। ये बातें हैं जो हम लोग बहमनी साम्राज्य में की स्थापना के संबंध में देखते हैं। आगे चलें। सूची 1 राज्य को सूची 2 राजवंश से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 है खानदेश, तो खानदेश में कौन सा राजवंश था? फारूकी। बरार में कौन सा था? इमाद शाही। बीजापुर में कौन सा था? आदिल शाही। गोलकुंडा में कौन सा था? कुतुब शाही। बीदर में कौन सा था? बरीस शाही। तो देखिए खानदेश में कौन सा था? फारूकी। बरार में इमाद शाही। बीजापुर में आदिल शाही। गोलकुंडा में कुतुब शाही। बीदर में बरीस शाही ना। 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 बी वाले विकल्प देखिए, आपको सही उत्तर मिलेगा। तो अब हम लोग ये समझ लेने जो राज्य खानदेश, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, ये राज्य आए कहाँ से हैं ना। फिर इन राज्यों की स्थापना किसने की, फिर इन राज्यों की राजधानियां कहाँ थी, उन सबको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं ताकि परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए तो हम लोग हल कर सकें। शिहाबुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल मतलब 1482 से 1518 ईस्वी में प्रांतीय तरफदारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करना प्रारंभ कर दिया और 15वीं शताब्दी तक बहमनी साम्राज्य खंडित हो गया। उसके स्थान पर 5 नवीन राजवंशों का उदय हुआ। इनके नाम उनके संस्थापकों की उपाधियों पर थे। बीदर बरीस शाही, बरार का इमाद शाही, अहमदनगर का निजाम शाही, बीजापुर का आदिल शाही, गोलकुंडा का कुतुब शाही। समझ गए? 5 बीदर बरीस शाही, बरार का इमाद शाही, अहमदनगर का निजाम शाही, बीजापुर का आदिल शाही, गोलकुंडा का कुतुब शाही। इस पर इतना जोर इसलिए दे रहे हैं कि बार बार परीक्षा में मिलाने के लिए पूछा जाता है। इमाद शाही मतलब बरार वाला, निजाम शाही मतलब अहमदनगर वाला राजवंशों के संस्थापक हिंदू से इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले दक्कनी थे। समझ गए? समझ गए? अब आगे हम लोग जो है टेबल फॉर्म में एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं।
दक्कन के प्रमुख राजवंश राज्य राजधानियां एवं संस्थापक खानदेश, इसकी राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर। फारूकी राजवंश संस्थापक कौन थे? मलिक रजा। कब किया था? 1399 ईस्वी में। बरार, इसकी राजधानी एलिसपुर थी, बाद में गाबिलगढ़ भी हुई। वंश कौन सा? इमाद शाही राजवंश। स्थापना कौन किया था बरार की? फतेहुल्लाह इमाद शाह ने। कब? 1484 ईस्वी में। बीजापुर, नवरसपुर इसकी राजधानी थी। राजवंश कौन सा था यहाँ पर? आदिल शाही। यूसुफ आदिल शाह ने इस वंश की स्थापना की थी बीजापुर की 1489-90 ईस्वी में। अहमदनगर, इसकी राजधानी पहले जुन्नार थी, मलिक अंबर ने बाद में उसको दौलताबाद किया, फिर खिरकी किया, सामरिक रूप से बदलती रही। इसमें राजवंश था निजाम शाही राजवंश, और स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में। अगला कौन से? गोलकुंडा, इसकी राजधानी क्या थी? गोलकुंडा। राजवंश कौन सा? कुतुब शाही। किसने स्थापित किया? कुली शाह ने 1512-1518 ईस्वी में मिलता है। बीदर, इसकी राजधानी बीदर। राजवंश बरीद शाही, स्थापित किसने किया था? अमीर अली बरीद ने 1526-27 में। तो हम लोगों ने दक्षिण में बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद जो प्रांत या राज्य उभरते हैं उनके संस्थापक, राजधानी और राजवंश वगैरह अच्छे से देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। मलिक अंबर किस राज्य का वजीर था? नंबर 1 बरार, विकल्प नंबर 2 बीदर, विकल्प नंबर 3 अहमदनगर, विकल्प नंबर 4 गोलकुंडा। इसका सही उत्तर क्या है? अहमदनगर। आइए देखते हैं। मलिक अंबर मूलतः एक अबिसिनियाई दास था जो बगदाद के बाजार से खरीदा गया था, बाद में अहमदनगर का वजीर बना। समझ गए? इंपॉर्टेंट। उसने मुर्तजा द्वितीय को सुल्तान घोषित किया और अहमदनगर की कमान संभाली। उसने मुगलों को सम्मुख नतमस्तक न होने का संकल्प लिया, नतमस्तक होने से इनकार कर दिया। मलिक अंबर अहमदनगर को केंद्र बनाकर छापामार युद्ध प्रणाली, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई। उसने मुगल प्रदेशों पर बार बार आक्रमण किए। मुगलों के विरुद्ध उसका प्रतिरोध काफी लंबे समय तक चला, और इसी क्रम में उसने जो है राजधानी की सुरक्षा के लिए ना जुन्नार से दौलताबाद से खिरकी चेंज करता रहा। 1617 तथा 21 में खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बनता है, के हाथों पराजित हुआ था। मलिक अंबर के बारे में एक और महत्वपूर्ण है, दक्षिण में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी उसने व्यवस्था लागू की थी। भूमि ठेके पर देने की प्रथा को उसने समाप्त कर दिया था। मलिक अंबर ने पर्सिया के व्यापारिक संबंध स्थापित किए और राजगढ़ से करीब 20 मील दूर जंजीरा के द्वीप में अपनी नौसेना को स्थापित किया तथा अबिसिनिया के अरब सीदियों की सहायता से उसको सुदृढ़ किया था। और 1626 में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई थी। मतलब नौसेना के महत्व को भी उसने समझा था, और उसके लिए उसने अबिसिनिया के अरब सीदियों की मदद ली थी, जिसको बाद में जो है शिवाजी भी जिनका हेल्प लेते हैं। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 56। सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 है मध्वाचार्य, विकल्प नंबर 2 है वल्लभाचार्य, विकल्प नंबर 3 निम्बार्काचार्य, विकल्प नंबर 4 है रामानुज। सही उत्तर क्या होगा? निम्बार्काचार्य भक्ति आंदोलन से संबंधित है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से संप्रदाय और किसने स्थापित किया और उनके जो है मत क्या थे, एक बार में देख लेते हैं। संप्रदाय है स्मृति संप्रदाय। कौन सा? स्मृति संप्रदाय। शंकराचार्य उसके संस्थापक थे, इनका मत अद्वैतवाद था। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य रामानुज ने स्थापित किया था, इनका विशिष्टाद्वैत मत था। ब्रह्म संप्रदाय या स्वतंत्र संप्रदाय, इसको मध्वाचार्य ने स्थापित किया था, द्वैतवाद इनका मत था। सनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य ने स्थापित किया था, द्वैतवाद इनका मत था। रुद्र संप्रदाय
विष्णु स्वामी ने किया था। किसने? विष्णु स्वामी ने किया था। बाद में उसको वल्लभाचार्य ने आगे बढ़ाया। इनका जो मत था शुद्धाद्वैतवाद था। मध्य गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु ने इसके संस्थापक थे। और इनका मत क्या था? अचिंत्य भेदाभेदवाद। अचिंत्य भेदाभेदवाद। तो उस समय भक्त आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक, उनके सिद्धांत या मत हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। निम्बार्काचार्य के बारे में जो उत्तर था और देख लेते हैं। इनका जन्म 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु प्रांत के बेलारी जिले में निम्बार्काचार्य निम्बापुर नामक स्थान के निकट हुआ था। इनको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इन्हें नियमानंद या निम्बादित्य नामों से भी जाना जाता था। ये तैलंग ब्राह्मण थे, रामानुज के समकालीन थे। किसके? रामानुज के। इन्होंने रामानुज की भांति शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का खंडन किया। द्वैतवाद तथा अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को अपने मत में स्थान प्रदान किया और द्वैताद्वैतवादी दर्शन के व्याख्याता बने। द्वैताद्वैतवाद है इनका। इनका संप्रदाय कौन है? सनक या सनकादि संप्रदाय है। और अपने जीवन का अधिकतर समय इन्होंने कहाँ बिताया? वृंदावन में। मथुरा के पास में है वृंदावन, वहां पर बिताया। यहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई। आगे चले। वह वैष्णव संत जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए। विकल्प 1 है वल्लभाचार्य, विकल्प 2 है चैतन्य महाप्रभु, विकल्प नंबर 3 है मध्वाचार्य, विकल्प नंबर 4 है रामानंद। तो हिंदी में सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 4 रामानंद है। आइए देख लेते हैं। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के कन्याकुब्ज परिवार में हुआ था। रामानंद जो है रामानुज के शिष्य थे। विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति को प्रारंभ किया। वास्तव मध्य युग का धार्मिक आंदोलन रामानंद से प्रारंभ होता है। ये काशी में स्थायी रूप से बस गए थे। वहीं पर इनकी 1411 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। रामानंद ने दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच सेतु का काम किया। भक्त आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाए। प्रश्न पूछा गया था भक्त आंदोलन को दक्षिण से उत्तर और कौन लाया? रामानंद ने। क्योंकि हम लोग उधर जो है नायनार, आलवर, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बाद इधर आता है हमारा भक्ति आंदोलन। उन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए, जिससे आंदोलन लोकप्रिय हुआ। यही हमारा प्रश्न था। रामानंद चारों वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने सिद्धांत के आधार पर जाति प्रथा कोई विरोध नहीं किया, किंतु उनका व्यवहारिक जीवन समानता में विश्वास करने का था। रामानंद के 12 शिष्य थे और कई जातियों के लोग थे। रविदास या रैदास चमार जाति के थे। कबीर जुलाहा थे। धन्ना जाट किसान थे। सेना नाई, साधना साघना, कसाई, पीपा राजपूत। यह मिलाने के लिए परीक्षा में आता है कि कौन किस जाति से था, तो इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए। और स्त्रियों को धार्मिक कार्यों में भाग लेने से वर्जित किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने पद्मावती और सुरसीर को अपनी शिष्या बनाया था। किसने? रामानंद ने। और उनके जो अनुयायी हैं बैरागी, उन्होंने एक विरक्त दल का गठन किया जिसको बैरागी कहा जाता है। आज भी बैरागी लोग मिलते हैं। आगे चलें। नंबर 58 देखते हैं। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले सूफी थे। नंबर 1 मुल्ला साहब बदख्शी, नंबर 2 शाह नियामतुल्ला, नंबर 3 शेख रुकनुद्दीन, नंबर 4 था शेख बहाउद्दीन। इसमें से उत्तर क्या है? शेख बहाउद्दीन। सुहरावर्दी सिलसिले की शुरुआत किसने की और भारत में किसने लोकप्रिय किया? इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो देख लेते हैं। बगदाद के शिक्षक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रणेता प्रवर्तक थे। कौन? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। इनके 2 शिष्य थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, दूसरे शेख बहाउद्दीन जकारिया। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को संगठित लोकप्रिय बनाने का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को है। इनका जन्म मुल्तान के समीप कोट अरोर में 1182-83 में हुआ था
अपना अध्ययन पूरा करने के उद्देश्य से इस्लामी शिक्षा के उसमें प्रमुख केंद्र थे। खुरासान, बुखारा, मदीना और फिलिस्तीन की यात्रा की थी और मुल्तान में अपनी खानकाह की स्थापना की। बगदाद में ही उन्हें शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी मिले थे, जिन्होंने आदेश दिया था कि भारत में जा करके प्रचार प्रसार करिए। चिश्तियों के विपरीत इस पंथ के संत बहुत आराम से जीवन व्यतीत करते थे। वह राजनीतिक संपर्क के द्वारा अपने कार्यों को अधिक उचित ढंग से करना चाहते थे। ये महत्वपूर्ण बात है। बहाउद्दीन ने कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की सहायता की थी। इस कारण से इल्तुतमिश ने उन्हें शेखुल इस्लाम का पद दिया था। बहाउद्दीन जकारिया और सुहरावर्दी के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे आइए। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण की किस एक शक्ति ने भाग नहीं लिया? नंबर 1 अहमदनगर, नंबर 2 बीदर, नंबर 3 गोलकुंडा, नंबर 4 बरार। तो सही उत्तर क्या होगा? बरार होगा। वह हो गया था बरार। तालीकोटा के युद्ध से हो गया था फरार। ऐसे में याद रहेगा ना। आइए, तालीकोटा के युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। इसे रससी तंगड़ी का युद्ध, इसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। इसको अन्य नामों से रक्षसी तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से जाना जाता था। इसका कारण देखिए, विजयनगर की शक्ति से दक्षिण सल्तनतें इतनी आशंकित हो गईं कि उन्होंने पुराने मतभेदों को भुलाकर आपस में एक होने का निश्चय किया। अर्थात इस युद्ध का वास्तविक कारण विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान घृणा थी। यह एक राजनीतिक युद्ध था। इस समय विजयनगर का जो शासक था सदाशिव राय था। प्रश्न पूछा जाता है कि तालीकोटा या बन्नीहट्टी के युद्ध के समय विजयनगर शासक कौन था? सदाशिव राय था। दक्षिणी सल्तनतों ने अपने शत्रु को पराजित करने के लिए एक सैनिक संघ का गठन किया। विजयनगर साम्राज्य विरुद्ध इस महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर सम्मिलित थे। बरार सम्मिलित नहीं था, फरार हो गया था। क्यों? गोलकुंडा और बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता कारण बरार इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। समझ गए? ये आपका प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि गोलकुंडा भी सम्मिलित हो रहा था और बरार से शत्रुता थी, इसलिए नहीं हुआ। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने विजयनगर से कहा कि रायचूर, मुदगल, अदोनी आदि किलों की वापसी की मांग की। राम राय ने ठुकरा दिया। फिर 23 जनवरी 1565 ईस्वी में संयुक्त सेनाओं ने तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना को बुरी तरह पराजित किया। 70 वर्षीय राम राय वीरतापूर्वक लड़ा, किंतु उसे घेर कर मार डाला गया। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत हो गया। तालीकोटा या रस्सी तंगड़ी के युद्ध के संबंध में जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर स्पष्ट है। एक सेवल विदेशी यात्री था, उसने इसको जो है देखा था, इसका प्रत्यक्ष दर्शी रहा है। आगे चलें। बाबर ने राणा सांगा को किस प्रसिद्ध युद्ध में पराजित किया था? नंबर 1 पानीपत के युद्ध में, नंबर 2 खानुआ के युद्ध में, नंबर 3 चंदेरी के युद्ध में, नंबर 4 घाघरा के युद्ध में। सही उत्तर क्या होगा? खानवा या खानुआ का युद्ध होगा। इसको देख लेते हैं हम लोग। राजपूतों के विरुद्ध बाबर द्वारा लड़े गए खानुआ का युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में रहने का निश्चय था। राणा सांगा बाबर को दिल्ली और आगरा से निष्कासित करके उत्तरी भारत में पुनः राजपूतों का प्रभाव स्थापित करना चाहता था। राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानुआ या खानवा नामक स्थान पर 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से कौन कौन लड़ा था? हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी, मेदिनी राय ने भाग लिया था। राणा सांगा की ओर से बाबर ने अपने सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया।
मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर को समाप्त करने की घोषणा की। इससे पहले 2002 में पूछा गया था कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया और तमगा नामक कर समाप्त किया था, तो खानवा का युद्ध होगा। बाबर ने खानवा युद्ध में विजय के बाद गाजी की माने योद्धा धर्म प्रचारक की उपाधि ग्रहण की। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी कहते हैं कि बाबर और राणा सांगा की सेनाओं का अनुपात 1:2 था। मतलब बाबर की तुलना में राणा सांगा की सेना दुगनी थी, जो अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। इस तरह से हम लोगों ने आज जो है वर्ष 2003 में जो आए हुए प्रश्न थे उसमें प्रारंभ के 60 क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लिया है। और उस साल 85 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अभी हम लोगों के पास 25 क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग अगली कक्षा में सॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आज हम लोगों ने इसको बेहतर तरीके से किया है, अतः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।